टर्की और ग्रीस में तेज भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र टर्की के इजमिर शहर से 17 किलोमीटर दूर था। भूकंप से इजमिर में कई इमारतें ढह गईं। शहर के बड़े हिस्से में पानी भर गया और कई मकान बह गए। अभी तक 4 लोगों के मारे जाने और 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। भूकंप से इजमिर में 20 से ज्यादा इमारतें गिरी हैं। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। कई लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। भूकंप के बड़े झटके इस्तांबुल में भी आए, लेकिन नुकसान को लेकर अभी रिपोर्ट नहीं है। इजमिर टर्की का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ 1999 में भी भूकंप आया था, जिसमें हजारों जानें गई थी। इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की टिप्पणी के खिलाफ देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भारी भीड़ जमा की, जिस पर शांति भंग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की है कि कट्टरपंथ पर अपनी स्थिति साफ करे। सोनिया गांधी जी से उसका जवाब मांगना चाहती हूं कि कांग्रेस के एक विधायक ने आतंक के समर्थन में जुलूस निकाला है। आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कमलनाथ जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन मुंबई में भी हुए। कट्टरपंथी संगठनों ने राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर सड़क पर चिपका दिए। यूपी के बरेली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फ्रांस का विरोध किया गया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। कमलनाथ पर यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर की गई है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने से कमलनाथ सीमित रैलियां कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रचार का खर्च पार्टी के खर्च में न जोड़कर अब कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि वो फैसला जनता पर छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। चुनाव प्रचार 1 नवंबर को थमेगा। भारतीय नौसेना ने आज बंगाल की खाड़ी में एक और एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नेवी के INS कोरा से दागा गया। भारतीय नौसेना ने परीक्षण का वीडियो भी जारी किया। एंटी शिप मिसाइल ने एकदम सटीक निशाने के साथ अधिकतम सीमा में अपने लक्ष्य यानी एक पुराने जहाज को तबाह किया। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सेना का 1.5 महीने में ये 12वां मिसाइल परीक्षण है। नौसेना ने 28 अक्टूबर को भी INS प्रबल से एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इससे पहले 24 अक्टूबर को थल सेना ने पोखरण में टैंक रोधी नाग मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच 24वां मालाबार युद्धाभ्यास 2 चरणों में होगा। पहले चरण में चारों देशों की नौसेनाएं अरब सागर में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेंगी। भारतीय नौसेना का नेतृत्व रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन करेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा। युद्धाभ्यास में भारत का विध्वंसक पोत रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक और सिंधुराज पनडुब्बी हिस्सा लेंगी। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी 13 साल बाद एक साथ जुटेंगी। ऑस्ट्रेलिया इसमें पहली बार शामिल हो रहा है। युद्धाभ्यास को चीन को कड़ा संदेश देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। चीन मालाबार युद्धाभ्यास पर विरोध भी जता चुका है। बिहार के मुंगेर फायरिंग मामले में CISF ने रिपोर्ट दी है कि फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी। इससे पहले बिहार पुलिस का दावा था कि पहले भीड़ ने गोलियां चलाई थी, लेकिन CISF के ईस्ट रेंज के DIG की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि CISF के 20 जवानों की टुकड़ी को बिहार पुलिस ने 10-10 के 2 ग्रुप में बांट दिया था। रात 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस में विवाद हुआ। श्रद्धालुओं ने पत्थरबाजी की तो मुंगेर पुलिस ने पहले फायरिंग की, जिससे लोग उग्र हो गए। CISF के हेड कांस्टेबल M गंगैया ने 13 गोलियां हवा में फायर की। इससे भीड़ तितर-बितर हुई। मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात इस हिंसा और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फायरिंग की यह घटना बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी हुई है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को देश से माफी मांगने को कहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में कबूला था कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था और ये कामयाबी थी। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद जो सवाल और सबूत की जुगलबंदी चल रही थी, उसकी जुबान बंदी हो गई है। वहां से सबूत मांगा जाता था, यहां से सवाल किए जाते थे। अब कांग्रेस के नेताओं की जुबान बंदी क्यों हो गई है? कांग्रेस ने पुलवामा हमले को केंद्र सरकार की नाकामी, यहां तक कि प्रायोजित भी बता दिया था। कांग्रेस ने फिर कहा कि पुलवामा सरकार की भूल का परिणाम था।
41 बहादुर जवान अगर शहीद हुए हैं तो कहीं न कहीं से भारत सरकार की असफलता है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस की असफलता है। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी अपने बयान से पलट भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन कई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उन्होंने सरदार सरोवर डैम के लिए डायनामिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। साथ ही यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट और केवडिया मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत भी की। इससे पहले उन्होंने केवडिया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में भी जंगल सफारी की शुरुआत की। मोदी ने जूलॉजिकल पार्क का टूर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन भी किया। आरोग्य वन के बाद पीएम मोदी ने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। यहां न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। आज सुबह गुजरात पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केशुभाई पटेल और नरेश कनोडिया, महेश कनोडिया को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी कल केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे।